नमस्कार। आज का जो विषय है वो है भारत का इतिहास एक परिचय 1750 से 1857। और ये जो श्रृंखला है इसमें हम सबसे पहले 1750 से 1857 के मध्य जो भारत में हुआ, विशेषकर औपनिवेशिक काल में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1757 में जो अंग्रेज थे वो भारत आए इस सेंस में कि जो पलासी का युद्ध है वो उस समय होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद में जो अंग्रेज हैं वो अपनी एक तरीके से राज्य की जो नींव है, उनका शासन की जो नींव है वो इस समय रख पाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि 1750 से 1857 के मध्य में किस तरीके की नीतियां अंग्रेज है वो भारत में अपनाते हैं। साथ ही साथ उस समय की जो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम किस तरीके से भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम अंग्रेजों के शासन के संबंध में अगर बात करें तो अंग्रेज किस तरीके से व्यापारियों के रूप में भारत आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस तरीके से भारत पर 1750 के दशक के बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किस तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की और बाद में बाकी सारे राज्यों में भी अंग्रेज अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। और औपनिवेश अगर हम देखें तो औपनिवेशिक काल भारत के लिए आर्थिक रूप से किस तरीके से एक बहुत बड़ी परेशानी का काल भी था। किस तरीके से भारतीय जो संसाधन है उन संसाधनों का जो हनन है वो अंग्रेजों ने किया। उसके अलावा सांस्कृतिक रूप से भी उन्होंने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा को भारत में स्थापित किया। साथ ही साथ भारतीयों को इस तरीके से देखा कि भारतीय उनसे किसी किस्म से कमज़ोर हैं। तो अगर हम देखें कि किस तरीके की संदर्भ या ग्रंथ सूची या कौन सी पुस्तकें आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, तो शेखर बंदोपाध्याय की पलासी से विभाजन तक आधुनिक भारत का इतिहास, सीलमा अलवी की एडिटेड किताब द 18th सेंचुरी इन इंडिया, एस.एन. सेन 1857 और एनसीईआरटी और इग्नू का जो सामग्री है वो आप इस संदर्भ में पढ़ सकते हैं। अगर हम भारत के शासन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो विभिन्न किस्म के युद्ध जो अंग्रेजों ने भारत में लड़े, चाहे वो पलासी का युद्ध हो 1757 में या बक्सर का युद्ध हो 1764 में, और उन दोनों युद्धों से किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी भारत में पकड़ बनाई और उस पकड़ को उन्होंने धीरे धीरे आगे किस तरीके से पहुंचाया। और एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसे कई सारे इतिहासकारों ने उसके बारे में बात भी की है कि अंग्रेज कैसे समय के साथ में जो कि व्यापारी के रूप में भारत में आए थे और समय के साथ में वो शासक के रूप में परिवर्तित हो गए, और उन्होंने हमेशा इस बात के बारे में बात की कि किस तरीके से वो बाकी लोगों से श्रेष्ठ हैं। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने आयरलैंड में और बाकी अफ्रीका के देशों में हर जगह उन्होंने इस तरीके की जो नीति थी उसका उपयोग किया जहां उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ बताया और दूसरे लोग उस संदर्भ में श्रेष्ठ नहीं थे। अगर हम नस्लवाद के बारे में बात करते हैं तो अंग्रेज जो है किस तरीके से नस्ल के संबंध में भारतीय या जो भी एशिया और अफ्रीका में जो लोग रह रहे थे उनके साथ में भेदभाव करते हैं। और अगर भारत में उनके शुरुआती दौर की बात करें तो जब अगर विभिन्न चरणों को देखा जाए तो व्यापारिक पूंजीवाद जिसमें अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें भारत को बुलियन प्राप्त हुआ, सोना और चांदी की प्राप्ति हुई, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोग व्यापार कर रहे थे उसमें वो भारत से काफ़ी सारी वस्तुएं खरीद रहे थे। दूसरे संदर्भ में औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद, जो कि ब्रिटिश को रेलवे आदि में निवेश के लिए रुचि और रास्ते मिले। तो हम ये देखते हैं कि भारत में कई प्रकार के पूंजीवाद अंग्रेजी शासन के दौरान आए और औद्योगिक पूंजीवाद में जो भारतीय हस्तशिल्प है उन्हें खरीदारों के साथ साथ विक्रेता के रूप में भी नुकसान हुआ। और विऔद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहा जाता है
इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। तीसरा, हमने जब बात की वित्तीय पूंजीवाद की, तो किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में पैसे को निवेश किया और उसी पैसे पर उन्हें उस पर काफी सारा जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो भारत से मिला। तो जो ब्याज उन्हें विदेश में या ब्रिटेन में उपलब्ध नहीं था, वो ब्याज उन्हें भारत में मिला। और जब हम 18वीं शताब्दी के बारे में बात करते हैं तो कुछ इतिहासकारों ने उसे अंधयुग के संदर्भ में भी देखा है और उन्होंने अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। कुछ लोग इसे अंधकार युग के संदर्भ में कहते हैं। और जब हम हालिया शोध के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और विभागों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। और जो संशोधनवादी इतिहासकार हैं उन्होंने ये कहा भी है कि उस समय की जो तस्वीर थी वो मिली जुली थी। अगर कुछ क्षेत्रों में समृद्धि थी तो कुछ क्षेत्र में स्थिति बिगड़ी हुई भी थी। तो कई इतिहासकारों ने इस युग को या इस सदी को अंधकार युग के संदर्भ में नहीं देखा है, बल्कि इस बात का खंडन भी किया है कि हमें इस दृष्टि से 18वीं शताब्दी को नहीं देखना चाहिए और निरंतरता और परिवर्तन के संदर्भ में 18वीं सदी को देखने की कोशिश की गई है कि कौन से ऐसे तत्व थे जो कि जिनमें हम निरंतरता पाते हैं और ऐसे कई सारे जो तत्व थे जहां पर बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो इस संदर्भ में 18वीं शताब्दी को डिवाइड करके या उसको विभाजित करके देखा गया है। और जब हम बात करते हैं कि जो अंग्रेजी साम्राज्य है वो किस तरीके से भारत में बढ़ता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे अपनी पकड़ भारत पर धीरे धीरे मजबूत कर लेती है। और अगर हम बात करते हैं जो क्षेत्रीय साम्राज्य हैं, जो औपनिवेशिक विस्तार के आर्थिक और सैन्य आयाम के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो भारत के राज्य थे, चाहे वो बंगाल हो, मैसूर, मराठा, अवध और पंजाब, उनमें विभिन्न किस्म के जो युद्ध हैं वो अंग्रेजों ने इन राज्यों से लड़े। चाहे हम उन्हें एंग्लो मराठा, जो मराठों के साथ युद्ध लड़े अंग्रेजों ने, एंग्लो मैसूर, ब्रिटिश और मैसूर ने जो युद्ध लड़े, या पंजाब के साथ। तो इन सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है वो इन राज्यों के साथ में युद्ध में संघर्षरत थे। और इसी पीरियड में हम ये भी देखते हैं कि कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी के विकास में भी बदलाव आता है। तो जो 18वीं शताब्दी का समय है उसमें औपनिवेशिक विस्तार की गतिशीलता को देखने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि संस्कृति और समाज में भी परिवर्तन आता है। बहुत सारे ऐसी नई चीज़ें संस्कृति के रूप में 18वीं शताब्दी में निकल कर आती हैं जो कि पहले नहीं थी। और अगर हम देखें विचारधाराओं के संदर्भ में तो प्राच्य विद्या या ओरिएंटल लैंग्वेज को जो संरक्षण दिया गया था वो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के काल के बारे में बात की जाती है, जिसने कि भारत में ब्रिटिश प्राच्यवादियों या विदों के काम के विकास का मार्ग तैयार किया। चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता के पहले अंग्रेजी अनुवाद का परिचय भी लिखा गया और विलियम जोन्स ने इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह से संबंधित संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच भाषाई संबंध भी स्थापित किया। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो लोग प्राच्य विद्या को किसी किस्म से महत्वपूर्ण मानते थे, उन लोगों ने संस्कृत भाषा के ग्रंथों के बारे में जानकारी चाहिए, उन्हें अनुवाद किया जिससे कि वो उससे सीख सकें। और साथ ही साथ कई सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह से किस प्रकार से बाकी सारी भाषाओं को जोड़ने की कोशिश की कि वो भाषाएं कैसे आपस में एक दूसरे से संबंधित थी। और ये एक महत्वपूर्ण विचार था उस संदर्भ के समय में, जो कि
आपस की जो परस्परता के संबंध में हमें बताता है कि वो कैसे वो सेम रूट्स या सही सेम जगह या से निकल कर आई थी। और जब हम देखते हैं कि ऐसी कई सारी संस्थाओं का भी विकास हुआ और उन संस्थाओं ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उस संदर्भ में निभाई, चाहे हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में बनी थी उसके बारे में बात करें, जिसने कि एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक पुराशेषों, कला, विज्ञान और साहित्य की जांच का उद्देश्य था, या फिर कलकत्ता मदरसा 1781 और बनारस में संस्कृत कॉलेज का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और धर्म ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देना था। तो जब हम देखते हैं कि ऐसी जो संस्थाएं जो उस समय बनकर आई, जो कि शिक्षा से जुड़ी थी या जो कि शोध से जुड़ी थी, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, और वह बात कर रही थी न केवल भारत के बल्कि पूरे एशिया के इतिहास के संदर्भ में या कला, विज्ञान और साहित्य की जांच के संदर्भ में। और कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका कि रूपांतरण या ट्रांसलेशन इस समय में होता है, और कई ऐसे नए विचार भी इस समय लिखे गए जो कि पुराने साहित्य पर आधारित थे। तो इस तरीके की जो शोध है उस शोध को भी बढ़ावा दिया गया। कलकत्ता मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज जो हैं वो भी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण थे, और वे भी धर्म ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे कि उस समय जो कि बदलाव संभव थे वो शिक्षा के द्वारा किस तरीके से जनमानस में पहुंच सकते हैं। और अगर हम देखें 1750 से 1857 के मध्य के बीच, तो हम देखते हैं कि न केवल अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को भारत में धीरे धीरे मजबूत किया, बल्कि बहुत सारे जो गवर्नर जनरल भारत में रहे, चाहे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हों और वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति को उन्होंने त्यागा। और क्योंकि कॉर्नवालिस जो थे वो प्रशासन के अधिकाधिक अंग्रेजीकरण के पक्ष में थे, और वो बात करते हैं कि भारतीय चरित्र, योग्यता और निष्ठा के बारे में उनकी राय जो है वो काफ़ी भिन्न थी। वे भारतीयों को भ्रष्ट मानते थे एवं प्रशासन एवं सेना में उच्च पद भारतीयों को नहीं मिल सके। तो कॉर्नवालिस का ऐसा मानना था कि भारतीय जो हैं वो भ्रष्ट हैं और उन्हें बड़े पद जो हैं वो भारतीयों को नहीं मिलने चाहिए। तो ऐसी विचारधारा जो कि नस्लवाद से प्रभावित थी, और उनका ऐसा मानना भी था कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों के किसी किस्म से अच्छा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जबकि अगर हम देखें सही स्थिति के संदर्भ में, तो जो भी अंग्रेजों ने भारतीय समाज में परिवर्तन करने की कोशिश की, और दीर्घकालिक रूप से अगर उसे देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें कोई सच्चाई या अच्छाई नज़र नहीं आती, क्योंकि ऐसे बहुत से परिवर्तन जो उस समय उन्होंने लागू किए वो ज़रूरी था कि थोड़े बाद के समय में भारत में भी आ जाते, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को महत्व दिया कि वो इस बात के लिए सजग हैं कि भारतीय समाज की भलाई कर रहे हैं, जबकि स्थिति जो थी वो उसके बिल्कुल विपरीत थी। और जब उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं वो उच्च पदों को नहीं ग्रहण कर सकते, तो इसमें उनकी जो नस्लवाद से संबंधित मानसिकता है वो भी पूरी तौर से दिखती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उच्च सेवा की जो पारिश्रमिक हैं उनमें उन्होंने वृद्धि की और कहा जिससे कि भारतीयों में वो ईमानदारी आ सके, लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीय प्रशासनिक कर्मियों के लिए समान व्यवस्थाओं को लागू करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि जो उच्च पद थे वो भारतीयों को मिल भी नहीं रहे थे, उन्हें बहुत नीचे के पदों पर ही रखा जाता था। और जो भी उच्च सेवा के पदों में उन्होंने पारिश्रमिक में वृद्धि की, उसका लाभ जो है वो अंग्रेज ही ले रहे थे, क्योंकि इन पदों पर वही बैठते थे। तो अगर हम देखें तो पूर्वाग्रह और नस्लवाद के विचार भारत में पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान मौजूद रहे,
और अंग्रेजों ने पूरे भारत के शासन में अपने इन पूर्वाग्रहों का इस्तेमाल किया और भारतीयों को हमेशा उन्होंने निम्न दृष्टि से देखा, क्योंकि वे बहुत बड़े नस्लवादी थे। अगर हम देखें कि किस तरीके से भारत में जो परिवर्तन आते हैं, तो ये जो परिवर्तन है, जो नियम कायदे कानून जो अंग्रेजों ने लागू किए समय समय पर, उन सब परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार ये अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून थे। चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो जो 1773 में आया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल के संदर्भ में भारत के संबंध में सभी संचार ब्रिटिश सरकार को सौंप देगा, या पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 का था, जिसमें नियंत्रण मंडल जो है उसके बारे में बात की गई। तो अगर हम देखें कि इस 1784 के एक्ट में अगर पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात की गई थी, तो यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में स्थापित किया गया। और 1793 में एक और चार्टर जो है, जिसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं, चार्टर अधिनियम कहते हैं, वह भी लागू हुआ था। और उसके बाद में हर 20 वर्ष बाद, जैसा कि जो चार्टर अधिनियम है 1813 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार खो दिया और ईसाई मिशनरी को अनुमति दी गई कि वो भारत में आके अपना प्रचार प्रसार कर सकें। और चार्टर जो अधिनियम था 1833 का, उसमें हम देखते हैं कि चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद में 1853 में एक और चार्टर अधिनियम आया, जो कि लास्ट चार्टर अधिनियम था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन था वो खत्म कर दिया गया था और उस शासन की बागडोर जो है वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज ने अपने ऊपर ले ली थी। तो हम देखते हैं कि इन विभिन्न अधिनियम और चार्टर के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस प्रकार से ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश ताज से अपने संबंध में कुछ जो उनके संबंध में निर्णय लिए जाते थे, उन निर्णयों को ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलो किया करती थी। और जब हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल की, तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार की जो विचारधाराएं वो महत्वपूर्ण थी, चाहे वो प्राच्यवाद हो, उपयोगितावाद हो, इंजिलवाद हो या नस्ल का प्रश्न हो। तो इन सभी जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में जो महत्वपूर्ण बात निहित थी वो ये थी कि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर कभी भी जाना नहीं चाहते थे। वो भारत में रहकर भारत का शोषण करना चाहते थे और विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं या जो अंग्रेजों के विचार थे, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करें भारत में, लेकिन उसके बावजूद कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत छोड़कर यहाँ से चली जाए, बल्कि सब के सब इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे थे कि भारत में सुधारों की आवश्यकता है और इन सुधारों को करने के लिए किस प्रकार से उन्हें कदम उठाने हैं। और चाहे वो भारत में रहकर सामाजिक रूप से कुछ अधिनियम या कानून लागू करें जिससे समाज में परिवर्तन आ सके, या भारतीय शिक्षा के संबंध में भारतीय शिक्षा को पूरी तौर पर नष्ट करके अंग्रेजी भाषा जो है उसका प्रयोग भारत में करना। तो जब हम इन विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को देखते हैं, जिसमें प्राच्यवाद के संबंध में ये कहा जाता है कि वो प्राच्य शिक्षा के संबंध में बात करती है, उपयोगितावाद के बारे में यूटिलिटेरियनिज्म, प्राच्यवाद जो है वो ओरिएंटलिज्म कहा जाता है, उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कानून के द्वारा समाज में
बदलाव संभव है या सुधार संभव है, जिससे कानून बनाए जाने चाहिए। जब वो कानून बनेंगे तो वो बदलाव भी नजर आएगा। इंजिलवाद बात करता है कि किस प्रकार से जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाईवाद है, वो सबसे बड़ा धर्म है और समाज का कल्याण तभी होगा जब वो क्रिश्चियनिटी को या ईसाई धर्म को अपनाएंगे। और इन सभी विचारधाराओं में हमें देखते हैं कि नस्ल का प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के संबंध में। और कई सारे ऐसे विचारक हैं जैसे कि एडवर्ड सईद, जिन्होंने कहा कि प्राच्यवाद यूरोपीय लोगों की शक्ति के माध्यम से ऊपर से दिया गया एक ज्ञान था मूल निवासियों पर शासन करने के लिए। इसके विपरीत हम देखते हैं कि यूजीन इर्स्चेक और अन्य कई लोगों ने तर्क दिया है कि संवाद की एक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया था, जिसमें उपनिवेशिक अधिकारियों, भारतीय टिप्पणीकारों और मूल मुखबिरों ने एक सहयोगात्मक बौद्धिक अभ्यास में भाग लिया था। तो इस तरीके के विचार हम प्राच्यवाद के संदर्भ में देखते हैं। तो 1857 तक हम ये देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए धीरे धीरे विभिन्न राज्यों से लड़कर क्षेत्र अपने कब्जे में करती जा रही थी और अपनी जो नीतियों हैं उन नीतियों के आधार पर भारत में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। इसके बारे में हम और बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।